आ जाओ मिलके करे रिवाइज हम। तुम कहाँ थे, मैं हूँ इधर, आओ रिवीजन करे। मिलके संग आओ रिवीजन करे। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा ये दिल बेकरार वे। आगे आगे गाओ। चलो, अपने लास्ट क्लास डायरेक्टर का मस्त एकदम सेक्सी वाला रिवीजन कर चुके थे। आज हम लोग रिवीजन करेंगे कुछ टॉपिक्स का जो कंपनीज एक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे पहला आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या होता है? पहला बात आप ये समझिए, कॉर्पोरेट वेल क्या होता है। कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है, वेल मतलब होता है पर्दा, एक ऐसा वॉल जो कंपनी के मेंबर और उसके क्रेडिटर्स लोग के बीच में रहता है। बोलने का मतलब ये है, सॉरी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, कॉर्पोरेट वेल एक तरह का वॉल रहता है जो कंपनी और उसके मेंबर के बीच में रहता है। कंपनी, मान लीजिए आप लोग मेंबर है और मैं कंपनी हूं, तो हम लोग के बीच में एक वॉल है। इस वॉल के वजह से क्या होता है कि कंपनी का लायबिलिटी कंपनी तक रहता है और आपका लायबिलिटी आप तक रहेगा, जिसका सिंपल सा मतलब है कॉर्पोरेट वेल ये इंडिकेट करता है दैट अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, हैज इट सेपरेट एग्जिस्टेंस, और उसका लायबिलिटी सिर्फ उसका है, उसका लायबिलिटी आपका कभी भी नहीं हो सकता। बट देयर आर 7 केसेस। कितना केसेस है बताइए? 7 केसेस है। ये देखिए 7 केसेस है। इस 7 केसेस में, इस 7 केसेस में ये पाया जाता है कि कंपनी, इस 7 केसेस में कंपनी का ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस है इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। इग्नोर कर दिया जाएगा मतलब इसको हटा दिया जाएगा और कंपनी के लायबिलिटी के लिए जो भी मेंबर है वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे। पहले क्या होता था, कंपनी का लायबिलिटी कंपनी का, आपका लायबिलिटी आपका, बट ये 7 केसेस में ये वॉल को हटा दिया जाएगा और कंपनी का लायबिलिटी आपको बियर करना पड़ेगा, यानी कि आप पर्सनली लायबल हो जाएंगे कंपनी के लायबिलिटी के लिए। तो भैया ये 7 केस क्या है भैया? नंबर 1 आता है रिडक्शन इन मेंबरशिप बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम। इंग्लिश पढ़ने से आपको समझ आएगा, रिडक्शन इन मेंबरशिप बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम। इस लाइन का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स लगते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो कंपनी को अगर आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर है 2, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर है 7। और पता है क्या हुआ, मान लो तुमने मिनिमम मेंबर मेंटेन किया था और फ्यूचर में आप कंपनी चला रहे थे, बट कभी भी फ्यूचर में किसी भी वक्त अगर आपका मेंबर स्टैट्यूटरी मिनिमम से घट जाए, स्टैट्यूटरी मिनिमम का बोलने का मतलब है लॉ में दिया गया मिनिमम मेंबर मेंटेन करना था बट आप उससे भी आपका घट जाए। मान लीजिए आप एक पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम मेंबर कितना चाहिए था? 7। आपका मेंबरशिप वो 7 से भी घट गया है, 7 से भी घट गया है। तो अगर आपका कभी भी मेंबर फॉल हो जाता है स्टैट्यूटरी मिनिमम से और कंपनी तब भी बिजनेस कैरी ऑन करता है, कितना महीना? 6 महीना। जिस दिन मेंबरशिप घटा वहां से 6 महीना हो गया, 6 महीना तक भी कंपनी बिजनेस को क्या कर रहा है बेटा? 6 महीना तक भी बिजनेस को क्या कर रहा है बेटा? 6 महीने तक भी बिजनेस को क्या कर रहा है बेटा? एक सेकेंड बेटा जानेमान, हेलो, क्या क्या? हाँ ठीक है, ओके। देखा तेनू पहले पहली बार वे, होने लगा तो आ जाइए। ओके, तो कंपनी कैरीज ऑन, मैं ऐसे ही छिटिया लूँ ब्रो, तो कभी भी किसी को भी बोलना कि भैया के पास पढ़ने जा रहा है तो एकदम छिटिया ले वो। इधर हो, कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन कितना? 6 महीना से ज्यादा अगर वो बिजनेस कैरी करता है तो जो रिमेनिंग मेंबर है, जो बचे हुए मेंबर है और जिनको फैक्ट के बारे में अवेयर था, वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे फॉर द डेट कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर 6 मंथ्स। फॉर द डेट कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर 6 मंथ बोलने का मतलब मेंबरशिप घटा, मेंबरशिप घटने के बाद 6 महीना हो गया और 6 महीना बाद भी कंपनी चल रहा है, तो 6 महीना बाद भी जितने भी लायबिलिटी अराइज होंगे उसके लिए मेंबर जो भी प्रेजेंट रहेंगे और अवेयर रहेंगे फैक्ट के बारे में, वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे। दूसरा आता है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। क्या हुआ? उठो,
उठो एकदम, हार नहीं मानना है, इतना एग्जाम करीब आ रहा है, फाड़ के पढ़ना है, उठ जाओ एकदम, जोश में रहो, पहचानो अपने आप को, क्या डाउट करके रखे हो अपने अंदर, सेल्फ डाउट, उठो पढ़ो एकदम। यस, नंबर 2 नंबर 2, प्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू। प्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, एक केस था, इस केस का नाम है ढिंचॉ मानेकजी पेटेंट। भैया कान फाड़ दो, फाड़ देंगे बेटा। ढिंचॉ मानेकजी पेटेंट, ढिंचॉ मानेकजी पेटेंट एक केस था। इस केस में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। ये ढिंचॉ जो था ना, ये बहुत मस्त था, स्मार्ट था, मेरे तरह हैंडसम था एकदम। अब हुआ क्या पता है, ये जो ढिंचॉ मानेकजी पेटेंट था, इसने 4 तरह के प्राइवेट कंपनी खोले थे, इसने 4 तरह के प्राइवेट कंपनी खोले थे। और जब ये 4 तरह का प्राइवेट कंपनी खोला था, पता है क्या हुआ, जब ये 4 तरह का प्राइवेट कंपनी खोला तो ये पहला बात बहुत अमीर था, इतना अमीर था ना कि इसको टैक्स देने का इच्छा नहीं होता था। तो वो क्या किया पता है, 4 तो प्राइवेट कंपनी खोल दिया और अपने सारे इनकम को ना ऐसे दिखाया कि उसने 4 कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अब इन्वेस्ट में जो इन्वेस्ट डाला, और पता है वापस रिटर्न में ये दिखाता था कि कंपनी से वो लोन लिया है। अब लोन इज नॉट एन इनकम, एंड इफ इट इज नॉट एन इनकम इट इज नॉट टैक्सेबल। तो यहां पे 4 प्राइवेट कंपनी खोलने का उसका कारण क्या था बोल, तो यहां पे 4 प्राइवेट कंपनी खोलने का कारण क्या था, अपने इनकम पे टैक्स बचाने के लिए। तो वही वो बोल रहा है कि अगर कोई इंसान कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है टैक्स चोरी के लिए, अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, देन वैसा कंपनी एक शैम कंपनी है और उसका इनकम ट्रीट करेंगे एसएससी का इनकम, मतलब ढिंचॉ का इनकम माना जाएगा। ठीक है, फिर आता है मिस डिस्क्रिप्शन ऑन नेम। मान लीजिए आप कंपनी के बिहाफ में कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, ठीक है। अब कंपनी के बिहाफ में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं तो आपका ड्यूटी बनता है ना कि आप कंपनी का नाम मेंशन करें। आप कंपनी के डायरेक्टर है तो कंपनी खुद तो काम नहीं करता, कंपनी अपने डायरेक्टर के थ्रू काम करता है। तो कंपनी जब खुद के डायरेक्टर मतलब कंपनी डायरेक्टर के थ्रू काम करता है, तो मान लीजिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर हम कंपनी का नाम ही देना भूल गए, देन आप कंपनी का नाम देना भूल गए तो आप कंपनी को लायबल कैसे करेंगे, देन आप ही लायबल रहेंगे। तो मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम से अगर कोई ऑफिसर कंपनी का इफ एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी का कोई ऑफिसर कोई कॉन्ट्रैक्ट में घुसता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करता है, बट कंपनी का नाम मेंशन करने भूल जाता है, तो कंपनी लायबल नहीं रहेगा। 4th नंबर आता है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। एक बात बताइए बेटा, एक बात बताइए, आप जानबूझ के कंपनी खोले हो ताकि आपको फ्रॉड से बचने का मौका मिले, आपको फ्रॉड से बचने का मौका मिले। भैया एग्जांपल दीजिए। पता है, मान लो मैं एक जगह पढ़ाता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं पढ़ाता कहीं नहीं, मैं अपने सेंटर में ही पढ़ाता हूँ, बट मान लो मैं एक जगह पढ़ाता हूँ और उसने बोला कि भैया आप यहाँ पढ़ा रहे लॉ टैक्स, आप आराम से लॉ टैक्स पढ़ाइए, बट कभी भी आप मेरे स्टूडेंट्स को अपने सेंटर मत ले जाइएगा। तो उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं कभी भी उसके स्टूडेंट को अपने सेंटर में नहीं ले जाऊंगा। अगर मैं ले जाऊंगा तो मैं उसके साथ क्या करूंगा, फ्रॉड। लेकिन पता है मैं बहुत चीप आदमी हूँ, मेरे को वो स्टूडेंट जहाँ दूसरे सेंटर में मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ के सारे बच्चों को अपने सेंटर में मेरे को लाना है, बट अगर मैं डायरेक्ट लाया तो फ्रॉड हो जाएगा। तो मैं क्या किया पता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया। कंपनी इनकॉर्पोरेट करके मैंने उस सारे स्टूडेंट को अपने पास ले आया। वो आदमी आके मेरे को बोलता आपने मेरा स्टूडेंट कैसे ले गया? मैं बोला पागल, पागल एकदम, मैं नहीं ले गया, कंपनी ले गया, मैं तो बस वहां पढ़ा रहा हूं, कंपनी से बात करो। अबे नीच, तुम्हारा वो कंपनी खोलने का एक ही इंटेंशन था ताकि तुम प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड करो, इम्प्रॉपर कंडक्ट करो। इन दैट केस ऐसा देखा जाएगा कि अगर आप कोई भी कंपनी को फॉर्म करते हैं कोई लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए, देन ये पर्दा हटा देगा, आपको पर्सनली लायबल हो जाएगा। ये केस हुआ था गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने में, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, देखिए कोर्ट जो है ना, उसको अगर कभी भी लगता है कि इस कंपनी का इस वॉल को इग्नोर करना है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो कभी भी इस वॉल को इग्नोर कर सकता है। अल्ट्रा वीरस बेटा, अल्ट्रा वीरस का बोलने का मतलब होता है कंपनी अगर कोई भी एक्ट करता है अपने औकात के बाहर जाके, तो वो एक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा और पर्दा हट जाएगा और पर्सनली लायबल कर दिया जाएगा। अल्ट्रा वीरस पावर देता है कंपनी को बियॉन्ड द स्कोप, अगर आप काम करेंगे तो नल एंड वॉइड माना जाएगा। देखिए ये औकात है, कंपनी को इस औकात के अंदर ही काम करना है, अगर कंपनी इस औकात के बाहर जाके काम किया तो नल एंड वॉइड माना जाएगा।
होप यू आर गेटिंग दिस। फिर 6 नंबर है चेक अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। इस लाइन का मतलब है अगर कोई ऐसा कानून है जो लोगों के भला के लिए खुला है और आप उस भला वाले कानून को इग्नोर करने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, देन वो स्टेटस आपका इग्नोर कर दिया जाएगा और आपको पर्सनली लायबल कर दिया जाएगा। बेटा दिस इज समथिंग, क्वेश्चन नंबर 1 विच डील्स विद लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन 8 कंपनी। बेटा बहुत सिंपल सा बात है, सेक्शन 8 कंपनी एक तरह का ऐसा कंपनी होता है जो नॉर्मली चैरिटेबल कंपनी माना जाता है। चैरिटेबल कंपनी मतलब क्या होता है? चैरिटेबल कंपनी का बोलने का मतलब होता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो क्या होता है बेटा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, बेसिकली ये एक ऐसा कंपनी होता है जो नॉन चैरिटेबल पर्पस के लिए खुलता है। तो आप अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और आप कंपनी फॉर्म में खुलना चाहते हैं तो सेक्शन 8 बोलता है कि अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होना चाहता है सेक्शन 8 कंपनी के लिए, सेक्शन 8 कंपनी के तरह, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करेगा जब 3 कंडीशन फुलफिल हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करेगा जब 3 कंडीशन फुलफिल हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करेगा जब कितना कंडीशन फुलफिल हो जाए? 3 कंडीशन फुलफिल हो जाए तब सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करेगा। नंबर 1 क्या क्या कब इशू करेगा? देखेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी जो खुल रहा है उस कंपनी का जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उस कंपनी का जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनी, 2 डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो कंपनी के सारे औकात के बारे में बताता है कि कंपनी क्या काम कर सकता है, कंपनी का नाम क्या है, ये सब वो बताता है। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। तो मेरा बात सुनिए, सेक्शन 8 की तरह काम करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लगेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको तभी लाइसेंस देगा जब आप उसके 3 कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो क्या है वो 3 कंडीशन? नंबर 1 कंडीशन ये है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट जो है वो रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस। 3 तो स्ट्रीम स्टडी का, साइंस, आर्ट, कॉमर्स। स्पोर्ट्स, पढ़ाई 3 तो कर लिए, फिर रियलाइज हुआ कि पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं है, स्पोर्ट्स में कबड्डी वबड्डी खेलते हैं, फिर स्पोर्ट्स में गए। स्पोर्ट्स में जाने के बाद रियलाइज हुआ कि स्पोर्ट्स से अच्छा क्या था? एजुकेशन था, एजुकेशन में वापस आ जाए, बट इस बार क्या करेंगे? उसके लिए रिसर्च करेंगे, साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, पहले रिसर्च कर लेते हैं। उसके बाद क्या? सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट। मतलब कंपनी का जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो ये सब चीज़ के प्रमोशन के लिए होना चाहिए। मान लीजिए ऐसे कंपनी को कोई भी तरह का प्रॉफिट हुआ है या कोई भी तरह का इनकम हुआ है, वो सारा प्रॉफिट और इनकम ऊपर दिए गए सारे ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, मतलब चैरिटी ही में यूज़ करोगे। थर्ड, आप इस कंपनी को तो खोल रहे हो बट इस कंपनी के मेंबर्स को आप कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकते। जैसे ही आप ये सारा 3 कंडीशन फुलफिल कर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस इशू कर देगा इन फॉर्म नंबर INC 16। आपको फॉर्म नंबर INC 16 में वो लाइसेंस इशू कर देगा और इस कंपनी के MOA और AOA को ऑल्टर करने के लिए आपको कंपनी से सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा। बिना उसके आप MOA और AOA ऑल्टर नहीं कर सकते। अच्छा, आपको जब लाइसेंस दिया है तो जो दिया जाता है वो छीना भी जाता है, जो दिया जाता है वो छीना भी जाता है, जो मिलता है वो भगवान लेता भी है। बेटा आपको कुछ देगा तो आपसे कुछ लेगा। आपको आज अगर वो CMA डिग्री दे देगा ना तो आपसे वो उस डिग्री का वैल्यू छीन लेगा। रीज़न बता रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए आप CMA कर लिए, अब आप CMA करने के बाद फिर परेशान रहेंगे अब ज़िंदगी में और क्या करें, जॉब कैसे करें, है ना तेना। ठीक है, जब तक CMA नहीं हो रहा था टेंशन था CMA कैसे बनेंगे, CMA हो जाएंगे तो फिर टेंशन रहेगा जॉब कहाँ मिलेगा, जॉब मिलेगा तो फिर आप बोलेंगे इससे बेटर तो पहला लाइफ था, कम से कम खुश तो थे, टेंशन फ्री तो थे। भाई हम लोग कभी खुश नहीं रहने वाले, इसीलिए मैं बोलता हूँ मुस्कुराओ, खुश रहो, एकदम बिंदास रहो, अपने आप को पहचानो, मस्ती में रहो। आ जाओ, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, सेक्शन 8 सबसेक्शन 6। सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? ध्यान से देखिए, टेंशन मत लीजिए बेटा, पढ़ाई रिलेटेड मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, रिलैक्स रहिए, एकदम रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ, सब ठीक हो जाएगा, सब सही है, कोई टेंशन का बात नहीं है, एकदम परफेक्टली फ्लाइन, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। आ जाइए, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस बोलता है कि मैंने अगर आपको किसी भी कारण से कोई लाइसेंस दिया है, सेक्शन 8 कंपनी आपको लाइसेंस देता है, तो अगर मैं आपको कुछ लाइसेंस देता हूं तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस दिया ना, आपसे लाइसेंस छीन भी सकता हूं। तो ये ग्राउंड्स है कि कब मैं आपसे लाइसेंस छीन लूंगा। नंबर 1, अगर कंपनी कोई भी तरह का रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करता इस सेक्शन का, सेक्शन 8 में कोई भी तरह का रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करेगा, लाइसेंस छीन लेंगे। कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं किया जिस कारण लाइसेंस इशू किया था,
था, ये कंडीशन है लाइसेंस इशू करने का, इसमें से कुछ भी अगर फुलफिल नहीं किए तो लाइसेंस छीन लेंगे। कंपनी का जो अफेयर है, डे टू डे अफेयर है, वो क्या है बोलो तो फ्रॉडुलेंटली हुआ है। अच्छा, कंपनी जो है वो वायलेटिव मैनर में काम किया अपने ऑब्जेक्ट के, कंपनी का ऑब्जेक्ट है किडनी उडनी बेचने लगा, ये सब हरकत करने लगा, गलत काम करने लगा, कुछ ऐसा काम करने लगा जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है, देन गलत है। अच्छा, रिवोक कर लेंगे बोलने का मतलब क्या, कैंसिल कर, मतलब वापस ले लेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक करने के बाद क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक करने के बाद 2 ऑर्डर पास करेगा, बट ऑर्डर पास करने से पहले वो कंसिडर करेगा कि जो भी वो ऑर्डर देगा वो पब्लिक इंटरेस्ट के हित में ही रहेगा। नंबर 1, कंपनी को डायरेक्ट करेगा कि ओ सेक्शन 8 कंपनी, ओ सांबा, तो ओ सेक्शन 8 कंपनी चल बंद हो जा, चल बंद हो जा, तुम बहुत नीच है। नंबर 2, या फिर उसको अमलगमेट कर देगा किसी और कंपनी के साथ, लेकिन ये कुछ भी ऑर्डर पास करने से पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा उस कंपनी को। थर्ड आ जाता है स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का कुछ स्टेप्स है, तो फॉलोइंग प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। सबसे पहले कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए लोगों को इकट्ठा करिए। अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हैं तो मिनिमम 2 आदमी लाइए, और पब्लिक कंपनी खोलना चाहते हैं तो मिनिमम 7 आदमी लाइए। जितने भी लोग आप ला रहे हैं कंपनी खोलने के लिए, उनका कॉमन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उनका कॉमन एंड लॉफुल क्या होना चाहिए बोलिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब कंपनी खोलने के लिए हम लोग स्पाइस प्लस प्रोसीजर फॉलो करते हैं। स्पाइस प्लस देखिए, बुकिश है तो बुकिश के हिसाब से पढ़िए। स्पाइस प्लस मतलब सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। स्पाइस प्लस का मतलब क्या है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। बोलने का मतलब है ये सिंप्लीफाइड परफॉर्मा है, स्टेप्स है जिससे आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो लॉ बहुत सिंपल सा बात बोलता है कि अगर आप एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, मैसेज आया कहाँ हो तुम, मैसेज आया जिंदगी भर के। ओके, तो हम लोग कहाँ थे, ओके, आप ध्यान से सुनिएगा। मेरा एक फ्रेंड है, मैं तुमको उसको मिलाता हूँ। लिटरली ये बंदा मेरे जीवन में बहुत साथ दिया है, और ये जितना भी तुम लोग छोटा मोटा एडिटिंग वगैरह देखता है उसके बिना तुम कर नहीं सकता। एकदम का टप्पा फीलिंग देगा तुमको वो। अभी मिलाता हूँ, आ जाओ भाई, आओ, तुमको कटप्पा से मिला है, आओ आओ। बच्चे मिलना चाहते हैं तुमसे, तुम्हारे बेचारे थोड़े डिप्रेस्ड हो गए। ये देखो, ये मेरा फ्रेंड, इधर देखो, उधर, ये कटप्पा है ये। हे गाइस, व्हाट्स अप। इसका बहुत कुछ आने वाला है, मतलब बहुत कुछ आने वाला है, मतलब अच्छा कुछ आने वाला है जीवन में। उधर देखो, देख रहा है हेयर स्टाइल, देख रहा है वो, क्यों, कौन सा मूवी था ऐसे वाला, ऐसे करते थे, रजनीकांत का था। क्या था डायलॉग, ये देखो, हीला डाला ना। ये इसका मंगलसूत्र है। तुम लोग इसको क्या बोल, मंगलसूत्र है नहीं, क्या है ये, ईयरफोन। ओके, ईयरफोन है, देख रहा है। ये मेरा वो है कटप्पा। क्या बाहुबली को कौन मारा था, कटप्पा, यही वही है। अगर मेरे को कुछ हुआ यही जिम्मेदार है, यही सारा एडिटिंग करता है तुम लोग का। इनको भी प्यार देना, आ जाओ। तो ध्यान से देखो, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको सबसे पहले INC 32 फाइल करना। भैया INC 32 क्या है, स्पाइस प्लस का बेटा स्पाइस प्लस को ही एक फॉर्म के नंबर से डिनोट किया जाता है जिसका नाम है INC 32। स्पाइस प्लस को एक फॉर्म से डिनोट किया जाता है जिसका नाम है INC 32। वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइल INC 32 पार्ट ए फॉर्म, किस लिए, फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। आप कंपनी खोले तो नाम रिजर्व करना पड़ेगा ना बेटा, तो नाम रिजर्व आप करेंगे INC 32 पार्ट ए में, और वो नाम आप जो रिजर्व कर रहे हैं वो कितना दिन के लिए रिजर्व रहेगा, 20 दिन। भैया हम लोग नाम क्यों रिजर्व कर रहे हैं, हम लोग नाम इसलिए रिजर्व कर रहे हैं, द पॉइंट इज नाम रिजर्व इसलिए किया जा रहा है बिकॉज नाम बुक किया जा रहा है। और पॉइंट दूसरा ये है कि कंपनी कभी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से नहीं खुल सकता। रिलायंस एक है तो एक ही है,
आप रिलायंस कंपनी का नाम नहीं खोल सकते, तो आपका नया नाम रिजर्व रहेगा 20 दिन के लिए। आप नाम रिजर्व करके रखे हैं, आप प्रोसीड करिए INC 32 पार्ट भी भर के कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करिए? सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जमा करिए इन फॉर्म नंबर INC 33। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को जमा करिए इन फॉर्म नंबर INC 34। जो भी MON AO है, जो भी आप जमा कर रहे हैं, ये साइन करेगा ऑल द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम्स। ऑल द सब्सक्राइबर मतलब जो शेयर होल्डर्स है, यानी कि जो आप ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं ना, मिनिमम 2, पब्लिक में मिनिमम 7, ये लोगों को सब्सक्राइबर बोलते हैं। ये लोग उसको साइन करेगा। अच्छा, डिक्लेरेशन देगा एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिस में डिक्लेरेशन देगा कि वो लोग इंगेज्ड है इस कंपनी को खोलने के लिए और उन्होंने सारा रिक्वायरमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया है। ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशन देगा जितने भी फर्स्ट सब्सक्राइबर है और जितने भी फर्स्ट डायरेक्टर है वो लोग डिक्लेरेशन देंगे इन फॉर्म नंबर INC 9, और यहाँ पे डिक्लेरेशन होता है इन फॉर्म नंबर INC 8। ठीक है, ये डिक्लेरेशन देंगे ये लोग। ठीक है, क्या डिक्लेरेशन देंगे कि वो कभी भी जेल का सजा वजह नहीं काटे हैं कंपनी खोलते वक्त, कोई भी तरह से गिल्टी नहीं हुए हैं कोई भी काम करते वक्त, और ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स, मतलब ये सब कुछ लास्ट 5 ईयर्स का चेक करना है। मतलब आज कंपनी खोल रहे हो तो लास्ट 5 ईयर्स में चेक करना है कि वो लोग गिल्टी, जेल, कंपनी को फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में ये सब में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं वो। ठीक है, उसके बाद आपको टेम्प्रेरी एड्रेस देना है, जो डायरेक्टर बन रहा है उसका कंसेंट आपको DIR 2 में देना है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स है जो आप सबमिट करते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये देखिए ये डॉक्यूमेंट्स है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ROC आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा इन फॉर्म नंबर INC 11 में, और कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाता है उसको परमानेंट रजिस्टर्ड ऑफिस 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना ROC को। बोलने का मतलब आप इनकॉर्पोरेट हो गए, आज आप इनकॉर्पोरेट हो गए, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, तो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल रहा है वहाँ से 30 दिन के अंदर आपको ROC को इन्फॉर्म कर देना अपने परमानेंट एड्रेस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आपने टेम्प्रेरी एड्रेस दिया ना जान, ये टेम्प्रेरी था। और अगर ये वाला एड्रेस और बाद में जो इन्फॉर्म करोगे वो एड्रेस सेम है तो ये देने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, बेटा राइट ऑफ शेयर होल्डर्स इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, मैंने इंपॉर्टेंट, इसके पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डायरेक्टर एक्सप्लेन किया, तो उसके पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया था। ठीक है, तो जो राइट ऑफ शेयर होल्डर्स है, जो राइट ऑफ शेयर होल्डर्स है, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स बोलने का मतलब ये होता है कि इसमें मैंने 3 क्वेश्चन बताया था। राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, पावर ऑफ ऑडिट कमिटी, पावर ऑफ ऑडिटर्स। तो पावर ऑफ ऑडिटर्स जो है और पावर ऑफ ऑडिटर्स जो है उसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा, मतलब शॉर्टर वीडियो है, आप प्लीज़ उससे पढ़िएगा पावर ऑफ ऑडिटर्स। और ड्यूटी ऑफ ऑडिट कमेटी के पावर्स को मैं एक नोट्स दे दूंगा, आप उससे पढ़िएगा। ऑडिट कमेटी बेसिकली क्या होता है? ऑडिट कमेटी कुछ और नहीं होता है, इट्स अ कमिटी। ठीक है, इट्स अ कमिटी फॉर्म्ड टू लुक आफ्टर द ऑडिट वर्क। बहुतों को लगता है ऑडिट कमेटी मतलब ही हो गया कि कमिटी ऑफ ऑडिटर्स। नो बेटा, इट्स अ कमिटी विच हैज़ बीन क्रिएटेड टू लुक आफ्टर द ऑडिट वर्क्स। ठीक है, ऑडिट के बहुत सारे वर्क्स को देखने के लिए होता है, बहुत सारे काम होता है, वही आपको पढ़ना और वही आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो दिस आर द राइट ऑफ शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर का कंपनी में क्या क्या राइट है। नंबर 1, उनका राइट टू वोट राइट है, वोट करेंगे मीटिंग में। EGM बुलाने के लिए वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उनके पास राइट है जनरल मीटिंग का नोटिस रिसीव करने का। उनके पास राइट है प्रॉक्सी अपॉइंट करने का। अगर वो बॉडी कॉरपोरेट है तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं जनरल मीटिंग में। सर्कुलेशन का राइट है, शेयर जो हेल्ड कर रहे हैं उसको अलॉटमेंट हो वो राइट है। आर्टिकल के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र करने का राइट है शेयर्स को। इनके पास राइट है मेंबर रजिस्टर ऑफ मेंबर और रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर चेक करने का। मिनट्स चेक करने का। मिनट्स मतलब जब जनरल मीटिंग होता है बेटा तो मीटिंग में लिया गया डिसीजंस के लिए मिनट्स बनता है, वो सब इनका अधिकार है चेक करने का। और ट्राइब्यूनल में अगर शेयर होल्डर के राइट्स को वेरिएशन हो रहा है तो इनका अप्लाई, मतलब शेयर होल्डर को अपने राइट्स को चेंज करना है तो NCLT में अप्लाई करके आप चेंज कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करने का इनके पास राइट्स है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली डील्स विद कंटेंट ऑफ एनुअल रिटर्न्स। कि बहुत मेरे को कभी कभी ये क्वेश्चंस लगता है कि कभी भी किसी भी वक्त ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अभी तक पूछा नहीं है बट येस मेरे को पता नहीं क्यों फील होता है कि कभी ना कभी ये पूछ लेगा। हर साल एनुअल रिटर्न फाइल होता है और एनुअल रिटर्न फाइल होता है इन फॉर्म नंबर MGT 7। ये सारे कंटेंट्स है इसके। कंटेंट मतलब एनुअल रिटर्न्स में आप क्या क्या देते हो। ठीक है,
आप इसमें अपने कंपनी का रजिस्टर ऑफिस बताते हो, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी बताते हो, आपके कंपनी का होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कौन है ये बताते हो, अपने शेयर डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटी के और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बताते हो, मेंबर का लिस्ट, डिबेंचर होल्डर, ये सारे डिटेल्स आपको बस पढ़ना है। ज़्यादा कंटेंट्स, डायरेक्टर को कितना रुपया दे रहे हो, कैंपी को कितना रुपया दे रहे हो, और ये सब पेनल्टी पनिशमेंट ये सब के बारे में आप बताते हो। दिस आर द कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिटर्न्स, राइट? दिस आर द कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिटर्न्स. So these are the topics which have been given by me and yes, आपको ये पढ़ना है. क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बोनस इशू से रिलेटेड है. बोनस इशू का बोलने का मतलब ये होता है बेटा कि कंपनी जो है वो शेयर होल्डर लोग को बिना पैसा के बोनस इशू करता है. अब क्या होता है कि कंपनी अपने मेंबर्स को फुल्ली पेड अप बोनस इशू करता है. कहाँ से? अपने फ्री रिजर्व से एडजस्ट करके, सिक्योरिटी प्रीमियम से और CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. याद रखिएगा, बोनस इशू सबसे पहले CRR यूज़ करके होगा, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से होगा, फिर फ्री रिजर्व से होगा. बोनस इशू में मैं मेंबर से पैसा नहीं लेता, बट कंपनी अपने पैसा का एडजस्टमेंट सेट ऑफ तो करता ही है. तो बोल रहा है कि कंपनी बोनस इशू तभी इशू कर पाएगा जब ये सारे कंडीशन फुलफिल होंगे. क्या क्या सारे कंडीशन में? सबसे पहला बोलता है कि आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज. आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज, इस लाइन का मतलब है आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज. इस लाइन का मतलब है आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज का बोलने का मतलब है कि आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि कंपनी बोनस इशू कर सकता है. ऐसा आर्टिकल में लिखा होना चाहिए. मान लो आर्टिकल में नहीं लिखा है तो आप प्लीज आर्टिकल को अमेंड कर दीजिएगा. तो आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज. इफ आर्टिकल इज साइलेंट देन अमेंड द आर्टिकल बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग एंड वंस स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड इन्फॉर्म ROC विद इन 30 days इन्फॉर्म नंबर NGT 14. भैया आप क्या हो भैया, मस्त हो आप. जब जब SRNGM पास होगा तब आप याद रखिएगा, तब आपको NGT 14 जमा करना पड़ता है ROC को 30 दिन के अंदर, इन्फॉर्मिंग कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है. भैया ऊपर वाला पॉइंट छूट गया. ओके जाने मन, पूरा पैसा वसूल चाहिए तुमको. ये बोल रहा है कि आप बोनस इशू ये सारे रिजर्व करके यूज कर सकते हो, बट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट जब रीवैल्यू होता है तो रिजर्व बनता है ना, उस रिजर्व को यूज करके आप नहीं कर सकते. ओके तो बोनस इशू करने के लिए आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज. और ध्यान रखिएगा बोनस इशू के लिए बोर्ड को रिकमेंड करना पड़ेगा. इट हैज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड. देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज. इफ आर्टिकल इज साइलेंट देन अमेंड द आर्टिकल बाय पासिंग SRNGM एंड वंस SRNGM इज पास इन्फॉर्म ROC इन्फॉर्म नंबर NGT 14. ठीक है. इट हैज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड. बोर्ड के रिकमेंडेशंस पे, यानी कि पास बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग. दूसरा स्टेप होता है आर्टिकल ऑथराइज हो गया, दूसरा स्टेप होता है कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास करिए एट बोर्ड मीटिंग. मतलब बोर्ड मीटिंग होगा, वो लोग रिकमेंड करेगा कि यस कंपनी को बोनस देना है तो वो लोग देगा, और जैसे ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा तब फिर पास होगा जनरल मीटिंग में ORNGM. भैया 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 समझ नहीं आया भैया. 3 पॉइंट देखो, 3 पॉइंट हम तुमको बताते हैं कैसे हुआ. नंबर 1 हुआ आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज. इफ आर्टिकल इज साइलेंट देन अमेंड द आर्टिकल बाय पासिंग SRNGM. नंबर 2 क्या हुआ? लेट हो रहा है क्या तेरा? हाँ ब्रो लेट हो रहा है क्या? 5-7 मिनट्स में हो जाएगा. 5-7 मिनट्स में हो जाएगा. मेरे को ले चलो साथ, हम इस अकेले रात में क्या करेंगे. अब आ जाओ, सुनो ध्यान से. अब ध्यान से समझना. हम 3 पॉइंट बोले लिखना है. सबसे पहला पॉइंट है आर्टिकल मस्ट ऑथराइज. जाने मन, आर्टिकल मस्ट ऑथराइज. Article must authorize. Article must authorize. If article is silent, then amend the article by passing SRNGM. Once the SRNGM is passed, inform ROC within 30 days. Inform number NGT 14. Oh my god! Oh my god! Oh my god! ये क्या? जादू है, नशा है, मदहोशियां. आ गया. ओके. नंबर 2 बोलता है कि आपको पास करना है, पास बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग. ठीक है, फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ बोनस इशू. नंबर 3 पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको पास करना है जनरल मीटिंग में. ऐसे न मुझे तुम देख. ओके, कितना रोमांटिक मैं होता हूँ और ये लोग वापस आ जाता है. मेरा रोमांस पसंद नहीं है लोगों को. अच्छा, कंपनी को बोनस इशू करने नहीं देंगे. कंपनी को बोनस इशू करने नहीं देंगे. कंपनी को बोनस इशू करने नहीं देंगे अगर वो डिफॉल्ट किया है इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. कंपनी तुम बोनस इशू मत करो, तुम महानीच हो.
किसी का पैसा लिए हुए हो, पहले वो पैसा लौटा दो, फिर अपना सिंगापुर में अय्यासी करने जाना, थाईलैंड में अय्यासी करने जाना, पहले दूसरों का पैसा लौटाओ। तुम एक बात बोलो, हम बैंकॉक में अय्यासी करें कि जिससे लोन लिए पहले उसको पैसा दे? बताओ, बोलो बोलो बोलो। बैंकॉक में अय्यासी कि जिससे लोन लिए उसको पैसा दे? बोलो बोलो बोलो, तुम लोग बोलो। भैया जिसे लोन लिए उसको पैसा दे दीजिए। तो बोनस को प्रायोरिटाइज मत करो। अगर तुम डिफॉल्ट किए हो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, किसी फिक्स डिपॉजिट का, लोन का, कुछ भी, डेट सिक्योरिटी, डिबेंचर वेंचर, कोई भी तरह का पैसा मार रखे हो, स्टैट्यूटरी ड्यूज का पेमेंट अभी तक नहीं दियो एम्प्लॉय का, प्रोविडेंट फंड ये सब का बाकी है एम्प्लॉय लोगों का, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, बोनस, इन लोगों को पैसा नहीं दियो, अभी चले बोनस इशू करने। हाँ, नीच। घर के लोग दुखी है, घर के लोगों को खाना पीना दे रहे, खाना पीना है नहीं, बाहर बांटने चले हो खाना पीना। बोनस इशू तभी करिएगा जब वो फुल्ली पेड अप हो जाए। ओके, बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। बोनस शेयर आप इशू नहीं कर सकते इन लिeu ऑफ डिविडेंड। देखिए बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ये वीडियो मैराथन नहीं करवा सकता बिकॉज पढ़ाई नहीं होता, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आप लर्न कर लें। अगर आपको इससे अच्छा से पढ़ना है देन आप प्लीज नॉर्मल रेगुलर क्लास ज्वाइन कर दे। मैं आपको मन से एकदम बाबू सोना की तरह गोदी में बैठा के खिलाते हुए पढ़ा देता, बट अभी तो रिविजन करना है ना बेटा, तो रिविजन जैसा होता है। ओके ओके ओके, स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट 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 इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट 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 इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स। देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिया बेटा, एक बार मैं खुद देख लूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या क्या था। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाईबैक था। बाईबैक मतलब जानते हो ना? ओके, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। चलो, स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स। अच्छा, एक टॉपिक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो मैं यूट्यूब के मतलब इस बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता रहा हूँ। आपको देखो, मैं आपका सारे मेथड कैसे ठीक कर देता हूँ। बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में मैं ऑडिट का, पावर ऑफ ऑडिटर का वीडियो डाल दूंगा, जिससे आप वो पावर ऑफ ऑडिटर वाला कंप्लीट कर लेंगे। ऑडिट कमेटी का नोट्स मैं दे दूंगा, और अगर मैं ऑडिट कमेटी का नोट्स नहीं दे पाया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में टेक्स्ट करिएगा, आपको मिल जाएगा। आइदर अश्विन जायसवाल क्लासेस में या फिर अश्विन जायसवाल में, इस दोनों में आप टेक्स्ट करिएगा, आपको इसका फोटो दे दिया जाएगा इंस्टाग्राम में हम लोग काफ़ी एक्टिव चल रहे हैं, टीम एक्टिव चल रहा है, ठीक है। पावर ऑफ ऑडिटर, ठीक है। एंड थर्ड चीज़, मैं एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये वीडियो आप देखिएगा, इससे पता है आप दो चीज़ सीखिएगा। ऑल्टरेशन ऑफ एमओए तो सीखेंगे, साथ साथ आप एक बेहतरीन चीज़ सीखिएगा कि एग्जाम में आंसर को कैसे लिखते हैं। जैसे बहुत बच्चे लिखते हैं ना पास एसआर इन जीएम, मैंने वहाँ पे तरीका बताया कि इस पास एसआर इन जीएम को भी कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। जो मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है, जो नहीं पढ़ते यूट्यूब के थ्रू उनके लिए बता रहा हूँ। अच्छा, मैं बात करता हूँ स्वेट इक्विटी शेयर्स का। स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब क्या होता है? पसीना वाला शेयर्स। पसीना वाला शेयर्स का बोलने का मतलब है मैंने कंपनी में काम किया। देखिए, नॉर्मली आप क्या जानते हैं? नॉर्मली आप ये जानते हैं कि शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकता। शेयर्स कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं शेयर्स जो है वो डिस्काउंट में इशू करूं। इट इज नॉट पॉसिबल टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। बट स्वेट इक्विटी शेयर्स एक ऐसा लौता शेयर है जो आप डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं बेटा। तो मान लीजिए आप स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, आप करिए। क्यों इशू किया जाता है पहले ये समझिए। स्वेट इक्विटी शेयर्स दिया जाता है एम्प्लॉयज़ लोगों को। क्यों दिया जाता है? बिकॉज एम्प्लॉय इतना मन लगा के कंपनी में काम किया है कि कंपनी को नो हाउ मिला है, पहचान मिला है, वैल्यू एडिशन हुआ है कंपनी का, कंपनी को आईपीआर में राइट्स मिले, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिले उनको, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स दिया जाता है। तो याद रखिएगा, कंपनी तभी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेगा जब उसके कमिटमेंट को 1 साल हो जाए। स्वेट इक्विटी ऑलरेडी ऐसा शेयर रहता है जो कंपनी इशू कर चुका होता है। इसको इशू करने के लिए आर्टिकल मस्ट ऑथराइज, एसआर इन जीएम मस्ट बी पास्ड। अब एक बात बताइए, जब एसआर तब कौन सा फॉर्म बेटा? जब एसआर तब कौन सा फॉर्म बेटा? एमजीटी 14। देखिए बेटा, आप सपोर्ट देते रहिएगा बेटा। सुबह केस वेस लड़ने के बाद, नॉर्मल रेगुलर क्लासेस लेने के बाद मैं यूट्यूब में बैठता हूँ आपके साथ, ऐसा मानते हुए कि यूट्यूब के कुछ कम्युनिटी है जो मेरे को देख रहे हैं और उनको मेरा वीडियो फ़ायदा दे रहा है। इतना भी नीच मत बनिए। जब आपको मैं इतना चीज़
अवेलेबल आपके लिए हो रहा हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट मैं डिज़र्व करता हूँ। मैं कुछ ऐसा भी नहीं मांग ले रहा कि आपके जीवन से कुछ अलग हो जाए, बट मैं थोड़े से कमेंट्स मांगता हूँ ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूँ कि यस ब्रो, आपके लिए कोई इंतज़ार में, आपको वीडियो बनाना है, आप आलसी ना हो। लाइक प्यार थोड़ा सा तो कर ही सकते, देखिए क्यों टू थोड़ा सा प्यारा तो हूँ ही, और कौन सा मेरे से शादी करना है तुम लोगों को। इधर आर्टिकल मस्ट ऑथराइज, नंबर 2 SR&GA मस्ट बी पास। देखिए अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है तो स्वेट इक्विटी शेयर हमेशा इश्यू होगा सेबी गाइडलाइन फॉलो करके, ठीक है। और अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है तो स्वेट इक्विटी हमेशा कंपनी रूल्स फॉलो करके होगा। जो भी होल्डर है स्वेट इक्विटी शेयर का वो रैंक पारी पासू होगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो पसीना वाला छी 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 दूर हट दूर हट दूर हट, ऐसे तुम नहीं करोगे बेटा। छी 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 दूर हट ऐसा नहीं करोगे। आप उसके साथ प्यार से व्यवहार करोगे और आप उसको अपना ही मानोगे। Oh my God. Oh my God. एक सेकंड जाने मन, मेरा सोना, मेरा दिल भर, सोना मेरा सोना, सोना मेरा सोना है। आप लोग मेरे को पागल समझते हो ना? हाँ यूट्यूब फैमिली, पागल समझते हो ना मेरे को कि क्या छिड़ियल आदमी है ये, क्या छिटियल आदमी है, एकदम छिटियल, एकदम छिटियल, एकदम छिटियल है, प्योर छिटियल है भैया, ये प्योर छिटियल है। डोंट वरी, मैं एकदम दिल का अच्छा हूँ और दिल का टेस्टी भी हूँ। इधर आइए। ओके, आप स्वेट इक्विटी शेयर अलॉट कर दीजिएगा कितना महीना में? विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग SR&GA। देखिए कुछ सीलिंग लिमिट है। सीलिंग लिमिट मतलब इससे ज़्यादा आप स्वेट इक्विटी इशू नहीं कर सकते। पूरे मतलब एक साल में 5 करोड़ या 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज हायर अमाउंट जितना ही इशू कर सकते हैं। और पूरे जिंदगी में 25% से ज़्यादा आपका स्वेट इक्विटी शेयर नहीं इशू होना चाहिए। स्वेट इक्विटी शेयर एक बार आप इशू किए तो वो लॉक रहेगा 3 साल के लिए। मतलब जाने नहीं देंगे तुझे, मतलब क्या, एम्प्लॉय लोग को क्यों आपको वो इतना कुछ पहचान दिया, नो हाउ दिया, तभी ना आप उसको शेयर दे रहे हो। आप उसको शेयर क्यों दे रहे हो? एक लालच है कि एम्प्लॉय जाने नहीं देंगे तुझे, कितना साल के लिए, 3 साल के लिए, जाने मत देना। और कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना, स्वेट इक्विटी शेयर इन्फॉर्म नंबर SH3। जय महाकाल। आ जाइए प्राइवेट प्लेसमेंट की तरफ। तू है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सोना मेरा सोना है, सोने जैसा तेरा मन। ओके बेटा, ओके 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 बेटा, ओके ओके बेटा, ओके ओके बेटा, ओके बेटा, ओके 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 बेटा, ओके बेटा, ओके बेटा। प्राइवेट प्लेसमेंट में आ जाइए, प्राइवेट प्लेसमेंट में आ जाइए। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या बोलता है? प्रोविजन फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट होता है कि कंपनी, देखो बेटा, कंपनी शेयर इशू 3 मेथड से करता है। एक पब्लिक ऑफर, एक राइट इशू, बोनस इशू, और एक प्राइवेट प्लेसमेंट। जो पब्लिक ऑफर होता है इसके अंदर आता है IPO, FPO, OFS, ये सब। तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? कंपनी पब्लिकली शेयर ऑफर नहीं करता, प्राइवेटली जाके कुछ लोगों को शेयर इशू करता है। तो उसके लिए उसको SR&GM पास करना है इशू करने से पहले। और विदाउट अफेक्टिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26 कंपनी कैन मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। बोलने का मतलब ये है कि कंपनी जो प्राइवेट प्लेसमेंट करेगा, कंपनी जो प्राइवेट प्लेसमेंट करेगा, तो ध्यान से समझिएगा कि अगर एक कंपनी है वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है, अगर एक कंपनी है जो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है, तो जैसे कंपनी जब शेयर इशू करता है तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, तो कंपनी जब शेयर इशू करता है प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, तो उसी तरह से प्राइवेट प्लेसमेंट लाने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर देना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर कभी भी सेक्शन 26 को अट्रैक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 26 बात करता है मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस का। मतलब आप प्रोस्पेक्टस में डिक्लेयर करो कंपनी मेरा ये है ना है, तेना है, बट वो रॉन्ग हो जा रहा है, तो गलत नहीं होना चाहिए आपका प्राइवेट प्लेसमेंट में लिखा गया डिटेल, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट एक बार में हम लोग 50 लोग को कर सकते हैं, और पूरे जिंदगी में, पूरे साल में, एग्रीगेट फाइनेंशियल ईयर में 200 लोग से ज़्यादा हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते।
प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब सिक्योरिटी ऑफर करना। तो आप सिक्योरिटी ऑफर करेंगे कितना, देखो इसको लिखेंगे कैसे, 3rd नंबर पॉइंट बड़ा है, बच्चा लोग मर जाएगा, तो आप इतना ही लिखना, ऑफर ऑफ सिक्योरिटी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट शुड बी मेड टू मैक्सिमम 50 आइडेंटिफाइड पर्सन एंड नॉट मोर देन 200% इन एन अग्रीगेट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अच्छा, अगर आप ऊपर वाले दिए गए लिमिट को क्रॉस करेंगे तो डीम टू बी पब्लिक ऑफर माना जाएगा, बस इतना ही। जब आपको फ्रेश ऑफर करने नहीं देंगे जब तक आप अलॉटमेंट पहले कंप्लीट नहीं कर देते। आप अलॉटमेंट कंप्लीट करिए तभी हम आपको फ्रेश अलॉटमेंट करने देंगे। ठीक है, एक सेकंड जाने मन, कल मेरा केस है। ओके, ऑल मनी शुड बी रिसीव्ड बाय चेक। सारा पैसा प्राइवेट प्लेसमेंट का चेक में लेना है, कैश में कोई भी तरह का पेमेंट नहीं लेना है। और 7 नंबर इग्नोर कर दीजिए, 8 नंबर इग्नोर कर दीजिए। ये देखिए, अलॉटमेंट आपको कर देना है 60 दिन के अंदर। आप पैसा उठा रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में तो अलॉटमेंट कर दीजिए 60 दिन के अंदर। अगर आप अलॉटमेंट नहीं करते 60 दिन के अंदर, इफ़ अलॉटमेंट नॉट मेड विद इन 60 डेज, अलॉटमेंट आप 60 दिन के अंदर नहीं करते तो आपको अमाउंट को रिफंड करना पड़ेगा कितना दिन में, 15 दिन में। नहीं तो इंटरेस्ट चार्ज होगा कितना परसेंट, 12%। कब से, एक्सपायरी ऑफ 60 दिन से। बोलने का मतलब है अपने प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा उठाया है तो पैसा उठाया है तो शेयर को क्या कर दीजिए, अलॉट कर दीजिए कितना दिन में, 60 दिन में। 60 दिन में अलॉट नहीं हुआ तो यहाँ से 15 दिन के अंदर पैसा को रिफंड कर दीजिए। अगर पैसा रिफंड नहीं किया 15 दिन में तो आपके 12% इंटरेस्ट लगेगा, बट 12% इस 60 दिन की एक्सपायरी से लगेगा। होप सो आपको यहाँ तक समझ आया हो। ओके, क्वेश्चन 14 आपका एजीएम है। मैं हाथ जोड़ से के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मेरा ये एक सिंपल सा हेल्प है अपने सीएमए बच्चों के लिए कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ तो वो पढ़े, और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, उनको इजी करके नोट्स दे रहा हूँ। बट एक रिक्वेस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया गया जितने भी सवाल है आप प्लीज़ उसको छोड़ के मत जाइएगा, हाथ जोड़ के आपका विनती है। मैं इस वीडियो में कुछ वीडियो लिंक ऐड कर दूंगा कुछ डिस्क्रिप्शन में, एंड बाईबैक करके एक टॉपिक है उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। प्लीज़ आप देखिएगा, ये एक सपोर्ट है आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक बोलते हैं ना कि अगर कोई इंसान को मतलब वो बेचारा डूब रहा है तो एक तिनके का सहारा काफ़ी होता है। तो मैं बस एक छोटा सा आपके लिए एक तिनका हूँ ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहे और पढ़ ले। कुछ नहीं बेटा, हो जाएगा, मन लगा के पढ़ेंगे अपने तो कोई भी दिक्कत का बात नहीं है बेटा, कोई भी दिक्कत का बात नहीं है। क्वेश्चन 14 क्या है, एजीएम। पहला पेपर में एग्जामिशन लाएंगे। ऑल कंपनी मस्ट होल्ड जनरल मीटिंग। हर कंपनी को जनरल मीटिंग होल्ड करना है, लेकिन ओपीसी इज नॉट अलाउड टू होल्ड एजीएम। आप एजीएम मतलब साल में एक बार, हर कंपनी को जनरल मीटिंग होल्ड करना है, बट 1% कंपनी को होल्ड करने ज़रूरत नहीं, बेचारा अकेले क्या मीटिंग करेगा। ठीक है, अब याद रखो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एजीएम कब होना चाहिए। फर्स्ट एजीएम होना चाहिए 9 महीना के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नो टाइम लिमिट एक्सटेंशन फॉर द फर्स्ट एजीएम। अब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या है, जो 31 मार्च को एंड होता है फॉलोइंग द कैलेंडर इन विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। भैया ये थोड़ा स्पीड में आप करा दिए, थोड़ा समझा देंगे। मैं बोला ध्यान से देख, मान ले मेरा कंपनी खुला है दिसंबर 2024 में, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, जो मेरा कैलेंडर ईयर है उसका नेक्स्ट ईयर पे चला जा। कैलेंडर ईयर के नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, 2025, उसके 31 मार्च में मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, और यहाँ से 9 महीना के अंदर मेरा फर्स्ट एजीएम हो जाना चाहिए, यही बोल रहा है। मान ले मेरा कंपनी खुला है जनवरी 2025 में, तो ये मेरा कैलेंडर ईयर है। इस कैलेंडर ईयर के जस्ट नेक्स्ट कैलेंडर ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर 2026 का कितना, 31 मार्च से 9 महीना के अंदर मेरा फर्स्ट एजीएम हो जाना चाहिए। और याद रखिएगा, फर्स्ट एजीएम में कोई भी तरह का आपको एक्सटेंशन नहीं मिलता, वही ड्यू डेट है उसमें हो जाना चाहिए। और अगर सब्सिक्वेंट एजीएम आप कर रहे हैं तो 15 महीना फ्रॉम लास्ट एजीएम से 15 महीना, और फाइनेंशियल ईयर के एंड से 6 महीना, जो डेट अर्लियर आएगा उसमें ही मेरे को सब्सिक्वेंट एजीएम करना है। और सब्सिक्वेंट एजीएम में आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, ड्यू डेट्स को आप आगे बढ़ा सकते हैं GNL1 ROC को फाइल करके, और वो एक्सटेंशन आपको 3 महीना से ज़्यादा का नहीं मिलेगा।
AGM आप कोई भी दिन कर सकते हैं, बस नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी हेल्ड इन बिजनेस आवर फ्रॉम 9 AM to 6 PM. ठीक है. मेरा इस टॉपिक का ऑलरेडी यूट्यूब में डिस्कशन है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन करके. अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ना, आपको फुल वीडियो वहाँ पे मिलेगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं. तो ये था हमारा AGM एंड ये था हमारा कुछ डिस्कशन कुछ टॉपिक्स का. मैं डिस्क्रिप्शंस पे आपके कुछ वीडियो लिंक्स डाल दे रहा हूँ. नोट्स आपको लास्ट वीडियो में मिल चुका है. आप अच्छा से पढ़िए और प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ. मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ टैक्स लेके. अगर आप टैक्स के लिए भी इंटरेस्टेड है, सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा. मैं उतना ही एंथ्यू से पढ़ाऊँगा IDT के रिविजन्स एंड टैक्स के बहुत सारे क्यूट सम्स जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में सक्सीड होने के लिए. थैंक यू सो मच. कीप सपोर्टिंग. लव यू.